नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल डिकोड यूपीएससी सीएससी में। आज है 4 अगस्त, दिन है संडे। आइए देखते हैं आज के कुछ खास न्यूज़ जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले आज हम फिर देखेंगे अपने मैप को। आज जो मैप में हमें देखना है वो देखना है सोमालिया कंट्री को। क्यों, ये कहाँ पे है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हम आईआर में। ठीक है, और आपको एक चीज़ और देखनी है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम किसे कहते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है। मोगादिशु क्या है, ये भी क्यों ज़रूरी है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। और इसके किनारे किनारे में जैसे जिबूती है, इथोपिया है, केन्या है, तो ये सब भी हमें ध्यान में रख के अपने एटलस में इसको देखना है। ठीक है, देखना है, सिर्फ देखना नहीं है, आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं। आपको जो भी उसमें ज़रूरी लगे सोमालिया कंट्री से रिलेटेड आपको उसको ज़रूर लिखना है ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, जो आपकी जो सबसे पहली न्यूज़ थी फ्रंट पेज पे, वो ये थी कि 5 पुलिसमैन एंड अ टीचर हैड बीन सस्पेंडेड फॉर व्हाट, फॉर डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ and they had been suspended until under Article 311. What is Article 311? आर्टिकल 311 क्या है? आर्टिकल 311 ये कहता है हमारा कि नो पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और एन ऑल इंडिया सर्विस और अ सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट civil servant of a state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. And यहाँ पे इनको कोई भी चांस नहीं दिया जाता है, मतलब कि रीज़न बताने का या कुछ भी। अगर वो उनको बस बताया जाता है कि हाँ आपने ये किया है और इस वजह से आपको सस्पेंड किया जा रहा है। आर्टिकल 311 तभी ये इवोक किया जाता है। ठीक है, तो गवर्नर जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने बेसिकली ये लोग कर क्या रहे थे कि ये लोग नारकोटिक्स स्मगलिंग एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो ये लोग एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जिसमें कि बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, जब भी आर्टिकल 311 इन्वोक किया जाता है तो बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, एंड जो डिसीजन होता है इस अथॉरिटी का वो फुल एंड फाइनल होता है। इसके बियॉन्ड आपको कोई भी, मतलब आप इसके खिलाफ कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बस आपको ये जानना ज़रूरी था कि आर्टिकल 311 क्या होता है, ये आपको बस ध्यान में रखना था। ठीक है, आगे ये देखते हैं जो दूसरी हमारी न्यूज़ थी। एक सेकेंड, आपको जो है दूसरी जो न्यूज़ थी वो गवर्नेंस से हमारे रिलेटेड थी। गवर्नेंस जो आपका GS2 में आता है, आपको ये रिलेटेड था। आप ये जो कल मतलब 2 दिन का गवर्नर्स का मीटिंग हुआ था, तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हैं आप यहाँ से निकाल के इन पॉइंट्स को आप एज अ कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स पढ़ा और ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे। हम इनको एज अ कंक्लूजन, एज अ वे फॉरवर्ड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, और वो क्या थे आइए देखते हैं। जो कल हुआ उसमें जैसे हमारी प्रेसिडेंट साहब ने, आप यहाँ पे मेंशन भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट सेड दिस या प्रेसिडेंट ऑन दिस ओकेशन सेड दिस, एंड उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती। क्योंकि देखिए, आप कभी भी आंसर अगर लिख रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ामिनर को पता है कि अभी आप जो भी ये आंसर लिख रहा है वो इतना एलिजिबल नहीं है कि उसकी चीज़ें सुनी जाए, बट उसको ये देखना रहता है कि आप किसका रेफरेंस दे रहे हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, अगर आप किसी रेलिवेंट पर्सनालिटीज़ या किसी का भी आप ऐसा रेफरेंस देके अपने आंसर्स को पॉइंट आउट करेंगे या कंक्लूजन्स देंगे या वे फॉरवर्ड देंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा कहा है और ये अच्छी बात है कि इस बंदे को ये चीज़ पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस भी दे सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि गवर्नर्स जो हैं, गवर्नर्स कुड कंट्रीब्यूट टू फुलफिलिंग द नेशनल रिजॉल्व ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली ऑप टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
by what? By promoting the participation of scheduled areas and scheduled tribes in the process of development of the country. He put pressures on the governor to include and more promote the participations of scheduled areas of scheduled tribes in the process of developing of country. क्यों ऐसा कहा जा रहा है? गवर्नमेंट को ही क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि गवर्नर ही वो अथॉरिटी होता है किसी भी स्टेट में आफ्टर द प्रेसिडेंट हु कैन टुक अ कॉल ऑन स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके, सो उन्होंने इस पे फोकस किया कि गवर्नर जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे रिसोर्सेज का, जो भी वेलफेयर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल किए जाते हैं. जैसे आपको पता होगा कि 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल जो है, इन सब पे अगर किसी का जो फाइनल कॉल होता है वो गवर्नर का होता है. ठीक है, गवर्नर कैन डिसाइड कि कितना किसको देना है, कितना एलोकेट करना है, कितना ये जो वेल्थ आया है वो उस डिपार्टमेंट को या ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कितना वहाँ पे एलोकेट करना है. तो ये सब सारी चीज़ें गवर्नर्स के ही हाथ में होती हैं. तो उसी पे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जो भी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाइए. एंड वो होप करती हैं कि आप इस चीज़ को प्रायोरिटी में रखेंगे. ठीक है, ताकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाए. इन्होंने वुमेंस के लिए क्या बोला? वुमेंस के लिए इन्होंने बोला कि आप रीच आउट करिए, यू शुड रीच आउट टू SHGs ऑफ वुमेन्स. ठीक है, एंड टॉक टू देम, नो देयर प्रॉब्लम्स, what are they facing local problems, and you should promote these startups so that this will encourage women's participation in economy. Okay, there will be more women participation in the economy with the help of SHGs, self-help groups. They will do the work, they will be able to start a business. ओके, एंड गवर्नर्स को जो है प्रेसिडेंट साहिबा ने कहा कि गवर्नर्स जो हैं इन सबको इनकरेज करें, इनसे पीपल टू पीपल, पर्सनल टू पर्सनल मीट करे वहाँ पे. एंड एक एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो भी हों उस एरिया के, उनसे वो बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, समझे एंड उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें. एंड उन्होंने हमारे PM साहब ने एक और चीज़ पे ध्यान दिलवाया. उन्होंने कहा कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बेटर करने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इंफॉर्मेशन जो भी हो आप उसको प्रोवाइड करिए. आप स्टेट गवर्नमेंट से इनकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो भी दिक्कतें हो आप सेंटर तक पहुंचाइए, और ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हो रही हैं इनको थोड़ा कम करिए. ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड. जैसे आप कभी भी वुमेन डेवलपमेंट या वुमेन पे कोई क्वेश्चन आया हुआ है उस पर आप आंसर लिख रहे हैं, या स्केड्यूल ट्राइब या स्केड्यूल कास्ट. अब क्योंकि देखिए इस बार जो है बहुत ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है डेली एक आर्टिकल आ रहा है सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड, सब कैटेगराइजेशन ऑफ SCs एंड STs. ना तो अब क्योंकि देखिए अगर जितना ज़्यादा आर्टिकल आपकी न्यूज़पेपर्स में दिख रहे हैं उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने की एग्ज़ाम में. तो आप ऐसे टॉपिक्स को कभी भी नहीं छोड़ सकते. आपके लिए ये आपका ये ड्यूटी है, आपका ये होमवर्क रहता है कि आप जब भी कभी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ें आप उस चीज़ को निकालिए, वहाँ से उसका क्रक्स निकालिए, उसको 5 लाइन 6 लाइन में अपने जहाँ भी आपने पहले से कंटेक्स्ट आप अपने कंटेंट बनाया हुआ है आंसर्स का, तो उसमें आप जाके उस चीज़ को ऐड ऑन करिए. क्योंकि जब आप ऐड ऑन करते हैं उन सब सारी चीज़ों को करंट से रिलेटेड जो होती हैं, तो जब आपके आंसर्स में ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो आपका आंसर जो है एक इनरिच होता है, एक वेल्दी आंसर्स होता है. ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सब पॉइंट जो भी यहाँ पे मिले न्यूज़पेपर्स वगैरह में, हम इन्हीं सब पॉइंट से अपना कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, आप रेफरेंस डायरेक्टली दे सकते हैं कि द हिंदू में ऐसा पब्लिश हुआ, या प्रेसिडेंट साहिबा ने ऐसा कहा, या PM साहब ने ऐसा कहा. तो आप इन सब चीज़ों का वहाँ पे रेफरेंस दे के आप डायरेक्टली इस चीज़ को वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं. उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल GS 3 से रिलेटेड था.
GS3 एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। एक ये ओवरव्यू दिया गया है कि इंडिया कैसे एक फूड डेफिशिएंट से फूड सरप्लस कंट्री कैसे बन गया। ठीक है, अगर आप देखें जब इंडिया जो है 1950s में इंडिया जब आज़ाद हुआ, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस टाइम पे 60s के टाइम पे या 65 के टाइम पे आपको याद होगा कि इंडिया के पास मतलब खाना नहीं था। एंड USA ने हमारी मदद की थी उस टाइम पे थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखें, आज 2024 चल रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप देखें तो इंडिया जो है ना ही एक फूड मतलब कि सरप्लस कंट्री है, बट वो फूड एक्सपोर्ट करता है उन सारी कंट्रीज़ को जहाँ पे फूड डेफिशिएंसी है। वो काफ़ी कंट्रीज़ को हेल्प आउट करता है कि वहाँ के लोगों को प्रॉपर खाना मिले। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है इंडिया की कि वो इन सारी जगहों पे रीच आउट करे और वहाँ पे लोगों की हेल्प करे। तो वही जो है कल मतलब कि PM साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने कुछ चीज़ों पे ध्यान देने को बोला, जैसे हम इन चीज़ों को वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को आप इंट्रो के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ही सेड दैट फ्रॉम अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन फेसिंग चैलेंजेस टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी 65 years ago, India has now become a food surplus country, the largest producer of milk, pulses and spices, okay, and the second largest producer of food grain, fruits, vegetables, cotton, sugar, tea and farmed fish. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम कैसे एक 65 ईयर्स एगो हम चैलेंज फेस कर रहे थे। फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा थी कि मतलब लोगों को 2 टाइम का खाना तक नहीं मिलता था। और आज देखिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ग्रेन्स के, पल्सेस के, स्पाइसेस के, कॉटन, शुगर, मिल्क एंड ऑल। ठीक है, एंड ही सेड that India is providing solutions to global food and nutrition security, and India is also providing the solutions to global food security. ठीक है, India has now become a capable country to address these issues in the whole world. Okay, and he said that India doesn't view the health of humans, plants and animals in silos. Challenges before sustainable agriculture and food system can only be tackled with the one holistic approach. देखिए कितनी अच्छी मतलब उनकी ये लाइन है यहाँ पे कि these challenges can be tackled with one holistic approach of one earth, one family and one future. एक पृथ्वी, एक परिवार और एक फ्यूचर। ये मोटो क्या था, ये कहाँ पे था आपको याद होगा, G20 में दिया गया था। ठीक है, तो हम इस अप्रोच से देखिए, आप कभी भी देखिए ये सारे जो स्पीचेस होते हैं, ये डिबेट्स होते हैं, आपको ये सब ज़रूर सुनने चाहिए। आपको आइडिया होगा ना कि कैसे एक स्पीच को या कैसे किसी चीज़ को फ्रेम किया जाता है। आप कभी भी इनके स्पीचेस वगैरह को सुनेंगे तो ये सब स्पीचेस जो हैं इनके जो पर्सनल्स वहाँ पे होते हैं PMO ऑफिस में, जो ये सब भी भाई हाईली ट्रेन लोग होते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, काफ़ी टाइम से उस फील्ड में काम कर रहे हैं और वहाँ पे ये लोग जाके वो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग वो स्पीचेस को लिखते हैं जो फुल्ली एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से इन सारी स्पीचेस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। एंड ही ऑल्सो सेड that India's economic policies and small farmers are the biggest strength of India's food security. मतलब कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा फोकस किया स्मॉल फार्मर्स पे, जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया के फूड सिक्योरिटी पे। इन्होंने और प्रमोट किया केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल एंड कैन बी सीन इन कंट्रीज। ठीक, एंड इन्होंने क्या बताया कि अभी जैसे आपने लेटेस्ट बजट अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी, तो बजट में इस बार जो है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड पॉलिसी आई। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड, वहाँ पे फार्मर्स को जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा उनके लैंड के लिए, ताकि वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाइड हो सके कि कौन सा किसका लैंड है। क्योंकि आप गांव वगैरह में देखेंगे कि रूरल एरियाज़ में अब बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्लिक्ट होने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है, ज़मीन होती है उनकी।
ठीक है, कि ये ज़मीन का लाइन उनका ये हो गया, मतलब बाउंड्री यहाँ से यहाँ हो गई, ऐसा मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें काफ़ी नुकसान भी हो जाता है, लाइफ्स चली जाती हैं। तो वही चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने ये चीज़ को लाया है कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एंड ही ऑल्सो फोकसेज ऑन द यूज़ ऑफ ड्रोन्स इन फार्मिंग। ठीक है, आप और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन मेथड, मॉडर्न इरिगेशन मेथड जैसे ड्रिप सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, मतलब कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेस पे हमें और ध्यान देना चाहिए, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेस पे। ठीक है, ओके। एंड उन्होंने ये भी बताया कि द कंट्री हैज अचीव्ड हिस्टोरिकली द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 5% ड्यूरिंग द 7-year पीरियड फ्रॉम 2016-17 to 2022 and 23. Agricultural growth in the last 15 years has saved many countries from the economic collapse. Due to the poor effort of industry in pulling the labor force out of agriculture, the onus of remunerative employment for the large workforce still remains on agriculture, he said. अब वहाँ पे ये भी बोला गया कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ना वो एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल पा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जैसे 2 लोगों का जहाँ काम है वहाँ पे 6 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों को कोई कुछ नहीं मिल रहा है करने को, तो अब वो इसी में फंसे हुए हैं। लेकिन तब भी पिछले 15 सालों में जो ग्रोथ देखने को मिला वो एक हिस्टोरिकल है। एंड इसी वजह से स्मॉल फार्मर्स जो जिनको प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वगैरह की मदद से इंडिया जो है आज फूड इनसिक्योरिटी से फूड सरप्लस कंट्री बन गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, एक दो आज जो आर्टिकल आया था, एक फाइटिंग मॉस्किटो मेनेंस विद रेपेलेंट जो था, मतलब कि इसमें कुछ खास नहीं था, बट इसमें हाँ ये था कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि जैसे अभी बारिश आ गई है, मॉनसून चल रहा है हमारा, अब मॉनसून के जो पानी होते हैं वो ऐसी जगहों पे इकट्ठा हो जाते हैं जो कि स्टैगनेंट होते हैं, जैसे कोई कूड़ा करकट है बाहर, या टायर हो गया, या कोई बेकार सामान है, तो उन जैसे कहीं पे ऐसे स्टैगनेंट जहाँ पे पानी होने की जगह होगी, तो ऐसी जगहों पे मच्छर बहुत तेज़ी से जो है प्रोड्यूस होते हैं, बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, तो मच्छरों से क्या क्या मतलब कि काफ़ी बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड चिकनगुनिया। ये मेजर वो आप कह सकते हैं डिसीजेज हैं जो मच्छरों की वजह से होते हैं। अगर आप पिछले साल 2023 में देखेंगे तो एक नए टाइप ऑफ चिकनगुनिया जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ था यूपी एंड नॉर्थ इंडिया के पूरे एरिया में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो किन की वजह से हो रही थी, मच्छरों की वजह से हो रही थी। तो उसी के कुछ मेजर्स दिए हुए हैं कि जैसे आप वहाँ पे तुलसी के पौधे डाल, तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो आप उन पानियों में डाल सकते हैं। ठीक है, एंड आप वहाँ पे जैसे कोई भी ऑयल डाल सकते हैं कि ताकि वहाँ पे जो मच्छर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मच्छर वहाँ पे ना प्रोड्यूस हो। एंड आप कैम्फर होता है, कैम्फर आपको पता होगा, कपूर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो आप वो भी वहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि कैम्फर, तुलसी वगैरह के ही मिक्सअप से आपका वो मॉस्किटो रेपेलेंट बनता है, जैसे ओडोमॉस वगैरह, तो ये सब उन्हीं के मिक्सअप से बनते हैं। ठीक है, और मलेरिया की वैक्सीन के बारे में बात की गई है, तो अभी तक सिर्फ WHO ने एक ही वैक्सीन को अप्रूव किया है, जो कि है मॉस्किरक्स। ओके, ये ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन एंड पैथ ने डेवलप किया है, एंड इसको वर्ल्ड वाइड यूसेज के लिए WHO ने प्रमोट किया है। ठीक है, अभी हमारी इंडिया ने ऐसा कोई वैक्सीन नहीं निकाला है मलेरिया से रिलेटेड, बट जैसे Q9 वगैरह है तो उन्हीं की हेल्प से अभी मलेरिया वगैरह ट्रीट किया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, ओके। वाई डिड कोर्ट्स रीविजिट बार ऑन सब कोटास, जो आज का आर्टिकल आया है कि क्यों कोर्ट्स रीविजिट किया ऑन सब कोटास ऑफ SCs एंड STs। क्योंकि अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखें, जो ये एक्चुअली में आया हुआ है कि इसका जो हिस्ट्री आया था वो सबसे पहले शुरू हुआ था 2004 में। 2004 में एक जजमेंट आया, 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, उन्होंने जजमेंट दिया कि sub classification was impermissible as parliament alone was empowered to modify the list of SCs notified by the president under article 341 of the constitution। उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही पास पावर है
कि वो जो भी प्रेसिडेंट ने जिनको मतलब एससीज नोटिफाइड किया है उनके अंदर ये सब कैटेगराइजेशन वो कर सके अंडर आर्टिकल व्हाट 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2004 में सब कैटेगराइजेशन जो आज कहा जा रहा है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, उन्होंने उस टाइम पे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सिर्फ पार्लियामेंट के ही पास पावर है। तो आज कैसे 2024 में ये चीज़ को माना जा रहा है और वापस से सुप्रीम कोर्ट ही ये कह रहा है कि नहीं ये भी ज़रूरी है। ठीक है, उन्होंने 2004 का जो जजमेंट था वो किसके किसके खिलाफ था कि आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट जो है, एक्चुअली इसका जो हिस्ट्री शुरू हुआ था वो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। उन्होंने 1999 में एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसमें उन्होंने 4 ग्रुप्स बनाए ABCD ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, उन्होंने एक तरह से शेड्यूल कास्ट को कैटेगरीज में बांट दिया ABCD एंड ईयरमार्क्ड वेरिंग परसेंटेजेस ऑफ रिजर्वेशन फॉर ईच ग्रुप। मतलब कि उन्होंने दोनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग परसेंटेजेस, मतलब कि कितना रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए उसके लिए अलग अलग इन्होंने नोटिफाई किया कि इनको इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा। ठीक है, एंड द रैशनल वॉज दैट देयर वॉज डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ एडवांसमेंट अमंग कम्युनिटीज़। मतलब कि वहाँ पे कम्युनिटीज़ के एडवांस, मतलब उनका मेन ये कहना था कि ये जो हमने सब कैटेगराइजेशन किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि ये जो कम्युनिटी है इनके एडवांसमेंट के लेवल में, कि जैसे एक ए क्लास के ग्रुप हैं तो वहाँ पे इनका जो एडवांसमेंट हुआ है वो कम हुआ है, वहीं बी वाले हैं तो उनका थोड़ा ज़्यादा, सी वालों का और ज़्यादा। मतलब जिस तरह से उन्होंने किया था कि उन्होंने मेन मोटो था उनका कि ये जो एडवांसमेंट हुआ है वो निचले स्तर पे हुआ है, इसीलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इनको भी सब कैटेगरीज में बांट के इनको अलग अलग रिजर्वेशन दें ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ वहाँ पे हो पाए और एक इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो पाए, जो सस्टेनेबल इक्वालिटी हमने बात की थी। ठीक है, एंड बट उसी के बाद से जब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाती है 2004 में, तो उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बताया कि सिर्फ पार्लियामेंट के ही पास ये पावर होती है और नहीं किसी के पास होती है। लेकिन फिर 2006 में पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन एक्ट 2006 आता है, प्रोवाइडेड फॉर 25% रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड 12% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बट उन्होंने क्या बोला कि देयर वुड बी गिवन एज फर्स्ट प्रेफरेंसेस टू बाल्मीकीज एंड मजहबी सिख्स। मतलब कि जो वाल्मीकि और मजहबी सिख होंगे उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने इससे साफ साफ ये जाहिर किया ना कि वो एक ही कास्ट में सब कास्ट को डिवाइड कर रहे हैं और उनको ज़्यादा रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। तो इसको भी वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। फिर अब जो है ये क्या बोल के इसको सही करार दिया गया कि DY चंद्रचूड़ साहब जी ने क्या बताया कि कम्युनिटीज़ आर नॉट अ होमोजीनियस क्लास एज रूल इन द अर्लियर जजमेंट। उन्होंने बताया कि जैसे SC कम्युनिटी है तो ये एक होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, ये होमोजीनियस क्लास नहीं है, इसके अंदर भी हेट्रोजेनिटी है। हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब होता है, हेट्रोजेनिटी का मतलब ये होता है कि इनके अंडर भी अलग अलग क्लासेस डिवाइड हैं। उन्होंने बताया कि आप कभी भी SC कम्युनिटी में जाइए तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो भी आपस में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जाति के लोग और ये जाति के लोग ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, हम इनका छुआ हुआ नहीं खाते हैं, ये इनका, मतलब कि उन्होंने ये चीज़ बताया प्रॉपर कि ये लोग खुद ही अपने आप को सब कैटेगराइज किए हुए हैं ऑलरेडी। और ये सब कैटेगराइजेशन बेसिकली क्लासेस के बेसिस पे हुआ है कि ये क्लास ये क्लास ये क्लास अलग अलग। ठीक है, तो उसी पे ये जो हेट्रोजेनिटी इन्होंने ऑलरेडी बना के रखी है, तो उसी पे जज साहब ने ये बोला कि देयर मस्ट बी अ सब कैटेगराइजेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज़। एंड इसी पे जज जो थे, एक सेकेंड उनका नाम कहाँ गया, हाँ, BR गवई साहब ने इन्होंने ये बोला कि हमें अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो सके।
ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए ये चीज़ बोला कि जब तक हम अनइक्वल्स को अनइक्वली नहीं ट्रीट करेंगे, मतलब उनको और ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक वो जिस बेस पे हैं अभी, जिस लेवल पे हैं, वो उस लेवल से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो उन्हीं को उठाने के लिए ये सब कैटेगराइजेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने बताया कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही थी कि ये पार्लियामेंट के पास सिर्फ पावर है एंड ऑल, तो वो गलत इंटरप्रेट कर रहे थे, वो चीज़ें गलत थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। और उन्होंने इस चीज़ पे फोकस दिया कि नहीं, अभी सब कैटेगराइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये जो इनकम डेफिसिट हो रहा है यहाँ पे, इकोनॉमिक डेफिसिट जो है लोगों के बीच में, अगर इसको कम करना है तो हमें उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। हमें उन लोगों को और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जो भी हम स्कीम्स निकालें, प्रॉपर उन लोगों के लिए निकालें जो उसके लिए डिज़र्विंग हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये इस चीज़ पे फोकस किया गया और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ने रिविजिट किया 2004 और 2006 के जजमेंट्स के बाद भी। ठीक है, ओके। उसके बाद एक जो और इम्पोर्टेंट हमारा आता है आर्टिकल, वो आता है GS3 से रिलेटेड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये। क्या कहता है ये आर्टिकल? ये कह रहा है कि हम कैसे वायनाड में जो अभी लैंडस्लाइड हुआ, ये क्यों हुआ। एक तो पहली बात इन्होंने ये बताया कि क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे, क्या क्या वजहें थी जो ये सब हुई हैं, एंड हम कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जैसे अर्ली आवर्स ऑफ जुलाई 30 वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये डिस्ट्रक्शन होता है, लैंडस्लाइड होता है, जिसमें करीबन 215 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या पॉसिबल कॉसेज हैं। सबसे पहले नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों कॉसेज रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, नेचुरल कैसे हैं? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अरेबियन सी ज़्यादा गर्म हो रही है, मोर हीट हो रही है, और बारिश अचानक से शॉर्ट एंड ह्यूज हो रही है। ठीक है, ये नेचुरल कॉजेज में था क्योंकि नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं। ये भी एक तरह से एंथ्रोपोजेनिक की ही वजह से हो रहा है, बट अब हम उसमें यही बोल सकते हैं कि ये नेचुरल कॉजेज की वजह से हुआ। एंड उन्होंने बताया कि केरला का जो लैंड एरिया है, केरला लैंड एरिया, और 49.7% ऑफ द टोटल लैंड मास इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। GSI ही एक ऐसी, आपको मैं बताऊं, GSI ही एक ऐसी बॉडी है जिसको ऑथराइज़ किया गया है लैंडस्लाइड्स को बताने के लिए। अभी फुल्ली वर्किंग नहीं है, 4-5 सालों में ये आ जाएगा। अभी फुल्ली वर्किंग नहीं है ये, लेकिन यही सोल बॉडी है जिनको ऑथराइज़ किया गया है। तो इन्होंने बताया कि लगभग 49.7%, अप्रॉक्स 50% एरिया ऑफ द केरला इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड। उन्होंने पहले ये बता दिया कि भाई 50% आपका एरिया लैंडस्लाइड के प्रोन में है। एंड the heavy rainfall in the region and the slope of Western Ghat mean that Wayanad is uniquely vulnerable to landslide, and 31.54% of the district is highly susceptible, according to research at IIT Delhi. However, human factors have exacerbated the danger of natural calamity. क्या क्या ह्यूमन फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं? जैसे क्रॉप पैटर्न्स को बदलना वहाँ पे। ठीक है, एंड क्योंकि इस टाइम पे वायनाड एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया है ड्यूरिंग द मॉनसून सीज़न, यहाँ पे होम स्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड जैसे आपको याद होगा कि गडगिल साहब का रिपोर्ट आया था 2011 में, तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजॉर्ट्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स एज वेल एज रिसेंटली अबेंडेंड क्वेरीज as among the developmental activities which should not have been occurred in the sensitive zone। उन्होंने ये बोला कि ये जो अभी आर्टिफिशियल लेक्स डेवलप किए जा रहे हैं, रिजॉर्ट्स बहुत ज़्यादा, मतलब ये जितने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, बेसिकली ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ सोल रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इन सब चीज़ों के। उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में 3 एरियाज़ को डिफ़ाइन किया था। मतलब कि उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि हम सारे वेस्टर्न घाट के एरिया को, जो 6 स्टेट्स में, ये आपको याद रखना होगा कि वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में स्प्रेड है, 6 स्टेट्स में स्प्रेड है।
ठीक है, 6 स्टेट्स में जो स्प्रेड है वेस्टर्न घाट, उसको टोटली हमें डिवाइड कर देना चाहिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में, जो कि 3 अलग अलग 3 ब्रॉड जोन्स में इनको बांटा जाएगा, ESZ 1, 2 एंड 3। तीनों में अलग अलग लेवल के रिस्ट्रिक्शंस होंगे। सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आपका किस में होगा? ESZ 1 में। और तीन जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर जो 3 तालुकास हैं, वो सब के सब ESZ 1 में फॉल करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोन है, ये सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा प्रोन है ये लैंडस्लाइड के। ठीक है, तो उन्होंने पहले ये चीज़ बता दिया था। लेकिन तब भी यहाँ पे जो है अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रहा था, रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे थे, टूरिस्ट स्पॉट ये बनता जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, ये रिसर्च कहाँ पे हुआ था? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ इन 2022 में हुआ था ये, जहाँ पे ये देखा गया कि 62% रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर बिटवीन 1950 एंड 2018। मतलब कि 1950 से 2018 तक 62% फॉरेस्ट कवर घटा दिया गया। मतलब कि पेड़ काट दिए गए, उनकी जगह पे घर बन गए और वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई, एंड विद 1800% इंक्रीज इन एरिया अंडर द प्लांटेशन, और 1800% एरिया इंक्रीज हो गया प्लांटेशन के लिए। मतलब कि लोग और प्लांटेशन पे प्लांटेशन किए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वहाँ का टॉप सॉइल है, जो आपका टॉप सॉइल है वो लूज हो रहा है, और ठीक है वो वहाँ पे लूज हो रहा है, जिसकी वजह से जो पकड़ होती है, जैसे मिट्टी में देखिए पेड़ के जो रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ द ट्रीज, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये जो इरोजन का प्रोसेस होता है लैंड का, ये इसको सबसे ज़्यादा रोकते हैं वहाँ पे। अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आपका जो टॉप सॉइल जो एक दूसरे से बंधा हुआ था रूट्स के माध्यम से, वो तो लूज हो गया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होना और स्वाभाविक हो जाता है अगर अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो। एक और रीज़न उन्होंने ये बताया था, क्योंकि इस टाइम पे बारिश कम हो गई है, मॉनसून अब कम टाइम के लिए आने लगा है, जिसकी वजह से जो हमेशा केरला का जो मौसम होता था, 12वें महीने यहाँ पे बारिश होती रहती थी हल्की फुल्की, हमेशा वहाँ पे गर्मी कम पड़ती थी, मतलब एक कोस्टल एरिया का जो इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बारिशें कम होने लगी तो यहाँ पे मिट्टी जो है गर्म ज़्यादा रहती हैं, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल भी एक रीज़न है, वन ऑफ द रीजंस है कि ड्राई सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कम करती हैं, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, जब पानी कम एब्जॉर्ब होता है तो उनके अंदर जो पानी एब्जॉर्ब होता है तो वो ज़्यादा देर तक उनको बांध के रखता है जब नमी अंदर बनी रहती है। तो क्योंकि ये कम पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और अचानक से अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी वहाँ पे, तो वो जो ऊपर का लेयर होगा वो नॉर्मल सी बात है कि वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा, वहाँ पे इरोजन बहुत तेज़ी से होगा, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशंस हम बता सकते हैं, वो सॉल्यूशंस आप वे फॉरवर्ड में यही सब बता सकते हैं कि गडगिल साहब का जो रिपोर्ट आया था इस बार, क्योंकि देखिए फिर से लैंडस्लाइड आया तो होने के चांसेस, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो गडगिल साहब का जो रिपोर्ट आया था, आप इसको वहाँ पे लिख सकते हैं कि उन्होंने पूरे वेस्टर्न घाट को एरिया में डिवाइड करने के लिए बोला। तीन एरियाज़ होंगे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स, जिसमें अलग अलग लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। इसके बाद उन्होंने और भी रिकमेंडेशन दिया कि वहाँ पे जो बैन होना चाहिए लैंड यूज चेंजेस पे, माइनिंग पे, क्वेरिंग, लिमिट्स ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स टू, और नो न्यू रेलवे लाइंस ऑन मेजर रोड एंड स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड मिनिमल इको टूरिज्म। मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए इन ESZ 1 वाले एरियाज़ में जिससे लैंडस्लाइड होने के चांसेस और बढ़ जाएं आपके। ठीक है, एंड वहाँ पे उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी भी बनती है। इसरो के जो चीफ थे इन्होंने भी ये बोला, इन्होंने पूरे वेस्टर्न घाट को तो नहीं, इन्होंने लेकिन 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट को ये बताया कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, एंड वायनाड भी उसमें शामिल था। ठीक है, वायनाड भी उसमें था, एंड उन्होंने बताया कि ये सारे रीजन को 37% ऑफ द एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में डिवाइड कर दिया जाए, एंड वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए जाए। ठीक है, सेंटर ने भी 2014 में ही ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई। ड्राफ्ट पॉलिसी आई तो, बट ओवर अ डिकेड अभी तक वो कभी पास नहीं हुई, और जिस दिन जैसे 30 को आया था, 31 को ही 6 ड्राफ्ट पॉलिसी फिर से सेंटर ने लाया। अब देखिए पास होता है कि नहीं होता है। और हमें और फोकस करना चाहिए अपने जो हमारी
वेदर अलार्मिंग सिस्टम है, वेदर अलार्मिंग सिस्टम जो जैसे GSI है, IMD है, इनको और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ताकि हम और आसानी से, मतलब लोकल लेवल्स पे भी हम जो है प्रॉपर वहाँ पे गाइडलाइंस दे सके कि हाँ इस एरिया में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, या इस एरिया में क्या होने वाला है। उससे क्या होगा कि जो ये मतलब कि गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम मिलेगा, या वहाँ पे जो NDRF वगैरह की टीम है उनको टाइम मिलेगा लोगों को डिस्प्लेस करने में वहाँ से, ताकि वो वहाँ पे टाइम के होने से पहले लोगों को हटा सकें और कम से कम वहाँ पे हमें लॉस देखने को मिले। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं एज अ आंसर्स में अपने। वहाँ पे देखिए प्रॉपर रीजंस दिया हुआ है, कंक्लूजन भी है, वे फॉरवर्ड भी है विद अ प्रॉपर रेफरेंस। तो ये पूरा का पूरा आपका एक आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आप ये डायरेक्टली GS3 के वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप जो हम मेन कोर एरियाज़ पे, जैसे जो हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब पे फोकस करते हैं, तो अगर आप देखें ना तो हमारे पास ऐसे काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जो छोटे होते हैं और हाई स्कोरिंग होते हैं, जिनमें हम आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका, इन्वायरमेंट हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये उन सब टॉपिक्स में से भी आते हैं जो कि हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। आप इन पे भी ज़रूर ध्यान दीजिए, इन पे भी ज़रूर अपने नोट्स बना के रखिए, ताकि कभी भी टाइम आने पे आपको ये पछतावा ना हो कि काश मैं कर लिया होता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और अच्छा खाना खा रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का ये ख़त्म करते हूँ। धन्यवाद।